वेलकम टू विद्यालय ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स। आज के सेशन प्लेटर में हमारे पास एपी के 3 क्वेश्चंस हैं। तीनों यूनिक क्वेश्चंस हैं और क्लास 10th और क्लास 11 दोनों का कॉमन टॉपिक है, तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस अपना नोटबुक और पेन साथ में रखें, साथ साथ लिखेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको दो सीक्वेंसेस गिवन है। एक है 1, 5, 9, 13 अप टू 197 और दूसरी है 1, 4, 7, 10 अप टू 196। इनकी आइडेंटिकल टर्म्स कितनी होंगी ये बताना है। आइडेंटिकल टर्म्स मतलब सेम टर्म्स, नंबर ऑफ सेम टर्म्स कितनी होंगी ये जानना है हमें। क्वेश्चन यूनिक है और इसका मैं सॉल्यूशन भी जो आपको प्रोवाइड करने वाला हूं ये भी यूनिक सॉल्यूशन है। आपको ज्यादातर बुक्स में ये वाला सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए पहले हम आइडेंटिकल टर्म्स की ही एक सीक्वेंस बना लेते हैं। इनमें दोनों में जो भी आइडेंटिकल टर्म्स होंगी उसकी ही अलग से एक सीक्वेंस बना लेते हैं। तो द आइडेंटिकल टर्म्स in the given APs are देखो आइडेंटिकल टर्म्स क्या बनेंगी। सबसे पहला काम है कि आइडेंटिकल टर्म्स की ही एक सीक्वेंस बना लेना। एक तो 1 ही आइडेंटिकल टर्म है। 1 के बाद आप देखें इसमें इस वाली सीक्वेंस में 10 के बाद 13 आने वाला है, तो 13 भी आ जाएगी आइडेंटिकल टर्म। अब यहां पर मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि अगर आप नेक्स्ट आइडेंटिकल टर्म फाइंड करेंगे तो वो 25 ही आएगी। अगर इसमें आप आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट आइडेंटिकल टर्म फाइंड करेंगे तो वो आएगी 25। अब ये कैसे पता चलता है, देखें इनमें ऐसा रहता है कि इस सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस है 4 और इस सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस है 3। 3 और 4 का जो एलसीएम होगा, ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन बेस्ड है। अगर आप 3 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो वो आ जाएगा 12। वो नई वाली जो सीक्वेंस है, जो आइडेंटिकल टर्म वाली सीक्वेंस है, उसका कॉमन डिफरेंस 12 ही होगा। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, आप इस तरह के सभी क्वेश्चंस में देख सकते हैं। हमेशा ऐसा ही रहेगा कि जो दोनों के कॉमन डिफरेंसेस हैं, जैसे इसका कॉमन डिफरेंस था 4, इसका कॉमन डिफरेंस था 3, तो जो आइडेंटिकल टर्म्स की हम सीक्वेंस बनाएंगे उसका कॉमन डिफरेंस होगा 3 और 4 का एलसीएम मतलब 12। तो आइडेंटिकल टर्म्स की मैंने एक सीक्वेंस बना दी। तो पहले तो यही बात मेंशन कर दें, दिस इज एन एपी। ये तो हमने खुद बनाई है तो इसको तो हमें बताना पड़ेगा। This is an AP with D is equal to 12। अब निकालनी है मुझे इनमें नंबर ऑफ आइडेंटिकल टर्म्स। उसके लिए देखते हैं कैसे प्रोसीड करना है। तो मैंने नंबर ऑफ आइडेंटिकल टर्म्स को n मान लिया। नंबर ऑफ आइडेंटिकल टर्म्स फाइंड करनी है, उसको n मान लिया। तो जो लास्ट टर्म होगी, मतलब जो nth टर्म होगी, ये ऑब्वियसली 196 से बड़ी तो नहीं हो सकती। ये इस क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। सीक्वेंस बनाने के बाद हमने क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म्स को मान लेना है n। नंबर ऑफ आइडेंटिकल टर्म्स को इस सीक्वेंस में आगे बढ़ते बढ़ते मैंने मान लिया जो लास्ट टर्म होगी वो nth टर्म होगी। अब इसकी जो लास्ट टर्म होगी इससे बड़ी तो हो ही नहीं सकती। कॉमन टर्म्स जो है वो 196 से आगे तो नहीं बन सकती। तो या तो खुद 196 ही होगी या nth टर्म जो होगी 196 से कम होगी। अब इससे प्रोसीड करते हैं आगे। nth टर्म का फॉर्मूला लगा के, nth टर्म का फॉर्मूला लगेगा इस सीक्वेंस के लिए a प्लस n माइनस 1, n तो हमें फाइंड ही करना है, इंटू कॉमन डिफरेंस हमने डिस्कस किया था, कॉमन डिफरेंस था 12 is less than or equal to 196। 1 को उधर ले आके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं।
बल्कि दो काम मैं साथ साथ कर रहा हूं, 1 को भी उधर ले आएंगे तो 1 सब्ट्रैक्ट करके हो जाएगा 195, और उसके साथ साथ ये 12 भी इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा अपॉन 12। अब इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों 3 से कैंसिल हो रहे हैं, 365 जार 3 4 जार, तो यहां से आ जाता है मेरे पास n-1 इज लेस देन इक्वल टू 16.25। -1 को राइट साइड पे लाएंगे तो +1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा n इज लेस देन इक्वल टू 17.25। अब 17.25 से छोटा नेचुरल नंबर, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा नेचुरल नंबर होता है, 17.25 से छोटा नेचुरल नंबर क्या होता है 17। तो इन दोनों सीक्वेंसेस में नंबर ऑफ आइडेंटिकल टर्म्स क्या आ जाएंगी, नंबर ऑफ आइडेंटिकल टर्म्स बनेगी 17। और इसका सॉल्यूशन मैंने आपको बताया कि आपको ज्यादातर बुक्स में जो सॉल्यूशन मिलेगा, जो मैंने सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है वो उनसे काफी अलग सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो एक और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एक एपी में सम ऑफ पी टर्म्स इज क्यू एंड सम ऑफ क्यू टर्म्स इज पी। सम ऑफ पी टर्म्स इज क्यू, मैंने उसको सिंबल लिख दिया है, सम ऑफ क्यू टर्म्स इज पी। यहां पर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सम ऑफ पी टर्म्स का फॉर्मूला नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n-1 मतलब नंबर ऑफ टर्म्स -1 जो कि यहां पर p है, इंटू d, और इसकी वैल्यू हमें क्या गिवन है, इसकी वैल्यू गिवन है q। सम ऑफ क्यू टर्म्स, सम ऑफ क्यू टर्म्स के लिए बस सेम फॉर्मूला है, जहां जहां p है वहां पर q आ जाएगा। नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 2 मतलब q अपॉन 2 इंटू 2a प्लस q-1 इंटू d इज इक्वल टू p। ये दो इंफॉर्मेशन तो क्वेश्चन में हमें दी गई थी और इनका हमने यूज करके दो इक्वेशंस बना ली। बल्कि अब इन्हीं इक्वेशंस को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। इसको मैं 1 मार्क कर रहा हूं फर्स्ट इक्वेशन, और इसको मार्क कर देते हैं सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन को थोड़ा सा और ठीक करके लिखें तो बनता है 2a प्लस p-1 इंटू d इज इक्वल टू, ये p अपॉन 2 को आप इधर ले आए, p अपॉन 2 को इधर लाएंगे तो क्या बन जाएगा 2q। इसको जब आप राइट साइड पे लाएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, रेसिप्रोकल होगा मतलब 2 ऊपर और p नीचे, ये आ गया 2q अपॉन p। ये मैंने फर्स्ट इक्वेशन को थोड़ा ठीक किया, इसको लिख भी सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट। सेकंड में भी यही काम करते हैं, इसको यही रहने देते हैं, 2a प्लस q-1 इंटू d, इसको यही रहने देंगे, और ये q अपॉन 2 को उधर भगा देंगे। उधर भगाएंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, रेसिप्रोकल मतलब बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, सिर ऊपर हो जाएगा इसका 2p और पैर नीचे, q नीचे आ जाएगा 2p अपॉन q। ये आ गई मेरी फ्रॉम सेकंड इक्वेशन। अब ये जो दो नई इक्वेशंस बन चुकी हैं, पहले भी मतलब इसमें जो सिंपल क्वेश्चंस हैं थोड़े, अगर आप एपी के वैसे क्वेश्चन देखें जहां पर सम ऑफ टर्म्स दिया होता है और नोन वैल्यूज होती है, यहां पर p और q तो अननोन है। सपोज मान लीजिए मेरे पास कोई क्वेश्चन है जहां पर सम ऑफ 3 टर्म्स दिया हुआ है, सम ऑफ 5 टर्म्स दिया हुआ है, ऐसे क्वेश्चंस में भी हमारे पास ऐसी ही दो इक्वेशन बन जाती हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद इनको सब्ट्रैक्ट करके a एलिमिनेट हो जाता है, d आ जाता है। इतनी वर्किंग तो सेम है, थोड़ी बस कैलकुलेशन वाइज डिफरेंट है, लेकिन वैसे सेम है कि दो इक्वेशंस बनने के बाद हम इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a एलिमिनेट होगा, d देखते हैं क्या निकलेगा। d फाइंड करने के लिए ये लेफ्ट हैंड साइड पे इधर d को मैंने कॉमन लिया,
डी कॉमन लिया तो यहां से क्या आ गया, यहां से आ गया p-1। यहां से आना तो था q-1, लेकिन ये जो बाहर माइनस है ये इन दोनों को पलट देगा, हो जाएगा -q और +1। तो ये तो हो गया। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बनने वाला है, राइट साइड पे बनेगा 2q/p माइनस, ये आ गया 2q/p माइनस 2p/q। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास d की वैल्यू बनेगी, इनको मैंने सबट्रैक्ट कर दिया, -1 + 1 कैंसिल हो गया, ये आ गया -p-q इंटू डी, तो आ गया लेफ्ट साइड पर। राइट साइड पे अगर मैं PQ एलसीएम ले लू, यहां पे डिनोमिनेटर्स का एलसीएम बन रहा है PQ, एलसीएम लेंगे तो यहां पर क्या बनेगा, देखें एलसीएम लेने के बाद हम क्या करते हैं यूजुअली, एलसीएम जो आया उसको इससे डिवाइड किया, PQ को P से डिवाइड किया तो P से P कैंसिल, बचा Q, Q को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं तो बनेगा 2q² माइनस, बिल्कुल इसी तरह से बन जाएगा ये 2p²। फर्दर लेफ्ट साइड पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही लिखते जाएंगे इसे। राइट साइड पे अगर मैं -2 कॉमन ले लूं, न्यूमरेटर में से -2 कॉमन ले लूं, तो एक तो खैर 2 तो कॉमन आना ही है, माइनस कॉमन लेने से साइन चेंज हो जाएंगे, -p² बन जाएगा +p², उसको पहले लिख देते हैं, पॉजिटिव को पहले लिख देंगे, और +q² बन जाएगा, -q², उसको बाद में लिख देते हैं, पहले पॉजिटिव बाद में नेगेटिव, थोड़ा कन्वीनियंट रहता है, बस जरूरी नहीं है। ये आ गया। तो इस स्टेप में हमारे पास बन गया था p-q इंटू डी, ये तो बन गया था लेफ्ट साइड पर। राइट साइड पर p² - q², सिंपल सी आइडेंटिटी है, a² - b² क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा p + q इंटू p - q, मतलब a + b इंटू a - b। अब बोथ साइड से आप देखो p - q कैंसिल हो सकता है, p - q कैंसिल करने के बाद आपके पास d की वैल्यू ये आ जाती है -2 इंटू p + q/pq। और यहां पर एक और बात मेंशन कर दें तो ज्यादा बढ़िया है, वैसे ज्यादातर तो क्वेश्चंस में ही दिया होता है, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ तो आप मेंशन कर देंगे p इज नॉट इक्वल टू q। कारण, क्योंकि p और q अगर इक्वल हो जाएंगे, अगर p और q की वैल्यू सेम हो जाती है तो क्या होगा, ये भी 0 हो जाएगा, p - q ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, और 0 से कभी डिवाइड कर नहीं सकते, तो ये बात मेंशन करनी जरूरी है, p इज नॉट इक्वल टू q। और जनरली कभी कभी ये क्वेश्चन में दिया होता है। अब d की वैल्यू आने के बाद क्या करना है, d की वैल्यू आ गई मेरे पास -2 इंटू p + q/pq। अब इसमें एक काम जो बहुत खास है, अभी जो मैं जब ये आपसे डिस्कस कर रहा था कि ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है कि दो इक्वेशंस बनती हैं, उनको सब्ट्रैक्ट करके a एलिमिनेट हो जाता है, फिर d आ जाता है, वही काम किया हमने। जनरली तो इस तरह के क्वेश्चंस में d आने के बाद d पुट करते हैं, फिर a आ जाता है। इस क्वेश्चन में ये गलती नहीं करेंगे। अगर आप इस तरह से ट्राई करेंगे कि d को पुट करके a निकालते हैं फिर प्रोसीड करते हैं, तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत अजीब सा हो जाएगा, बहुत भयंकर सा हो जाएगा, तो उस तरह से आपको नहीं करना। चलिए बताता हूं मैं फिर किस तरह से प्रोसीड करना है। फाइंड करना था सम ऑफ p + q टर्म्स। तो ध्यान रखेंगे इसमें इस तरह की गलती नहीं करेंगे कि d को पुट करके a निकालेंगे फिर निकालेंगे p + q टर्म्स। इसमें मुझे a फाइंड करना ही नहीं पड़ेगा। देखें कैसे फाइंड करना है हमें सम ऑफ p + q टर्म्स। सीधा फॉर्मूला लगाते हैं, a फाइंड किए बिना
सीधा फॉर्मूला लगाते हैं। क्या फॉर्मूला होता है? नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 2 इंटू 2a प्लस नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1। नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1 मतलब p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। डी हम फाइंड कर चुके हैं, अभी बाद में रखेंगे। इतना आ गया। अब आप सोच रहे होंगे ए तो मैंने फाइंड किया नहीं, ए कैसे पुट करेंगे? देखें, स्पेशल स्टेप है काफी, बहुत ध्यान से देखेंगे। p प्लस क्यू अपॉन 2 इंटू 2a प्लस, अब देखें यहां पर क्या काम करना है। p और q में से किसी भी एक को हम बाहर निकाल देंगे यहां से, ठीक है? इन दोनों में से किसी भी एक को, सपोज मैंने q को बाहर निकाल दिया, q को बाहर निकाल दिया, ये हो गया qd, अलग कर दिया। अब इसको अलग करने का हमें फायदा क्या मिलने वाला है? देखें, q को तो मैंने अलग कर दिया, इनसे अलग किया तो ये जो बचा, ये बचा ब्रैकेट में p माइनस 1 और d तो इसके साथ भी था। इसकी वैल्यू मेरे पास क्वेश्चन में पहले ही है, मुझे a निकालना ही नहीं पड़ेगा। देखते हैं, इसकी वैल्यू 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। इसकी वैल्यू क्या थी हमारे पास? देखें, इसकी वैल्यू 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 2q अपॉन p। तो इसका डायरेक्ट यूज करेंगे तो आपको a की वैल्यू फाइंड करने की नीड ही नहीं होगी। तो 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, इसकी वैल्यू पुट करते हैं। अब d की भी पुट कर देंगे, साथ साथ ही d की वैल्यू भी पुट कर देते हैं। देखें क्या होगा। ये तो एज इट इज p प्लस क्यू अपॉन 2, इसको कुछ नहीं करना। इसकी वैल्यू मेरे पास थी 2q अपॉन p। क्वेश्चन में ऑलरेडी हमारे पास इसकी पूरे की वैल्यू थी, वो रख दी मैंने। प्लस q इंटू डी की वैल्यू क्या फाइंड की थी अभी हमने? डी की वैल्यू फाइंड की थी ये -2 इंटू पी प्लस क्यू अपॉन पी क्यू, -2 इंटू पी प्लस क्यू अपॉन पी क्यू। तो आप यहां से देखें, Q से Q कैंसिल हो गया। और एक चीज और बता दूं मैं, यहां पर आपकी मर्जी है, जरूरी नहीं है कि Q को ही बाहर निकाल लें। Q से कोई ऐसी हमारी दुश्मनी नहीं है, चॉइस है हमारे पास कि Q को भी बाहर निकाल सकते हैं, चाहे तो P को बाहर निकाल देंगे तो फिर ब्रैकेट में रह जाएगा Q माइनस 1 इंटू डी। तो फिर 2a प्लस Q माइनस 1 इंटू डी यहां बचेगा। उसकी वैल्यू भी हमारे पास क्वेश्चन में है, वैसे भी प्रोसीड कर सकते हैं। तो कोई बाउंडेशन नहीं है कि Q को ही बाहर निकाल लें। चलिए खैर, फिलहाल तो ऐसे ही प्रोसीड करते हैं। ये Q से Q कैंसिल हो गया। Q से Q कैंसिल होने के बाद देखें क्या आता है। ये आ गया। अब P ले लेते हैं एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम ले लिया मैंने P। ऊपर क्या आ गया? ऊपर आ गया 2Q -2p, -2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2p, और -2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2q। इसके बाद देखिए क्या होता है। 2q -2q ये कैंसिल हो गया, तो बचता है मेरे पास p प्लस क्यू अपॉन 2 इंटू -2p अपॉन p। p से p कैंसिल हो गया, यहां पर ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म्स क्या आ गया? ये आ गया -p प्लस क्यू। मैंने तो क्वेश्चन इस फॉर्म में लिखा हुआ था कि फाइंड द सम। कई बार क्वेश्चन पर्टिकुलरली यही आ जाता है, प्रूव दैट सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म्स इज -p प्लस क्यू। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मेन काम इसमें जो ध्यान रखने वाला है, मैं एक बार फिर से बता रहा हूं कि d फाइंड करने के बाद a नहीं फाइंड करना। a फाइंड करने की जगह इस स्टेप में आपको
P या Q में से किसी भी एक को यहां से हटा देना है, अलग कर देना है। मैंने किसको हटाया, यहां से Q को हटाया और उसकी D से मल्टीप्लीकेशन तो होनी थी, तो Q इंटू डी मैंने अलग कर दिया था ब्रैकेट में। उसके बाद क्या बचा, P बचा और -1 बचा, इंटू डी तो था ही साथ में। और फिर मैंने इसकी वैल्यू रख दी 2a प्लस पी माइनस 1 इंटू क्यू इंटू डी। इसकी वैल्यू हमारे पास थी 2q अपॉन पी। उसके बाद तो सिंप्लीफिकेशन है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। चलिए सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है, किसी एपी में अगर ऐसा हो कि p टाइम्स द pth टर्म, p टाइम्स मतलब p से मल्टीप्लाई करना है किसको, pth टर्म को, p टाइम्स द pth टर्म इज मतलब इज इक्वल टू q टाइम्स द qth टर्म, qth टर्म मतलब aq। तो इसमें आपको फाइंड करनी है p प्लस qth टर्म। चलिए फाइंड करते हैं इसको। p इंटू फॉर्मूला लगा देंगे pth टर्म का। pth टर्म का फॉर्मूला है a प्लस नंबर ऑफ टर्म्स -1। नंबर ऑफ टर्म्स यहां पे कितनी है, p, a प्लस नंबर ऑफ टर्म्स -1 इंटू डी। nth टर्म का होता है ना a प्लस n-1 इंटू डी। q इंटू a प्लस, बिल्कुल ऐसे ही qth टर्म है तो q -1 इंटू डी। अब ये जो ब्रैकेट के बाहर P और Q हैं दोनों तरफ, लेफ्ट साइड पे भी राइट साइड पे भी, इनको पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, AP प्लस PD इंटू P, PD इंटू P हो जाएगा P²D माइनस D इंटू P माइनस PD QA या AQ, फिर QD इंटू Q, Q²D, और बिल्कुल लास्ट टर्म है माइनस D ये इंटू Q हो जाएगा माइनस QD। अब सभी टर्म्स को लेफ्ट साइड पे भगा देते हैं और लेफ्ट साइड पे रखने के साथ साथ ये जो एक जैसे हैं, जो रिश्तेदार हैं, इनको एक साथ रख देंगे। कैसे, AP का रिलेटिव है AQ, इसको इसके साथ बुला लेंगे, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। इसका रिलेटिव है P²D का Q²D, इसको इसके साथ बुला लेंगे, ये भी इधर आगे माइनस हो जाएगा। अब बचे ये दोनों, इनको एक साथ रख देते हैं, ये भी दोनों रिलेटिव ही है। माइनस PD और माइनस QD को इधर ले आएंगे तो प्लस QD इज इक्वल टू 0। अब करनी है मुझे इसकी फैक्टराइजेशन। टर्म्स को जो मैंने रिश्तेदारों को एक साथ रखा है उसका पर्पस ही यही है कि अब मुझे फैक्टराइजेशन करनी है। कैसे, फर्स्ट और सेकंड में से तो बस A कॉमन आ रहा है, A कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, P माइनस Q। इन दोनों में से D कॉमन है, D कॉमन है तो ब्रैकेट में आएगा P² माइनस Q²। P² माइनस Q² जो आएगा इसको मैं यहीं पर फैक्टराइज करके लिख रहा हूं, पिछले क्वेश्चन में भी आया था। P प्लस Q इंटू P माइनस Q, A² माइनस B² होते हैं ना, A प्लस B इंटू A माइनस B। इन दोनों में से D तो कॉमन आ ही रहा है, साथ में मैं माइनस भी कॉमन ले रहा हूं, D के साथ साथ माइनस भी कॉमन ले रहा हूं, जिससे कि दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। माइनस P बन जाएगा प्लस P, D तो कॉमन आ ही गया, यहां से भी D कॉमन आ गया और Q भी पॉजिटिव से हो जाएगा नेगेटिव, हो जाएगा माइनस Q, और राइट साइड पे है 0। अब आप देखें, मैंने जो कहा था ना कि इसमें फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइजेशन का फायदा क्या हुआ, थ्रू आउट P माइनस Q को अब आप कॉमन ले सकते हैं। तीनों टर्म्स में P माइनस Q आ रहे हैं, चलो इसको कॉमन लेते हैं।
इसको कॉमन लेने के बाद मेरे पास क्या बचा, यहां से बचा a, p माइनस क्यू कॉमन लेने के बाद यहां से a बचा, यहां से p माइनस क्यू कॉमन ले लिया तो बचा dp प्लस dq, यहां से बच गया dp प्लस dq माइनस d, dp प्लस dq माइनस d इज इक्वल टू 0। अब मेरे पास दो टर्म्स आ गई, दो टर्म्स आ गई जिनका प्रोडक्ट है 0। अब दो टर्म्स का प्रोडक्ट कब 0 होता है, जब दोनों में से कोई एक 0 हो कम से कम, या तो दोनों ही 0 होती है, नहीं तो कम से कम एक तो 0 होना चाहिए। तो या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। इसको 0 रखने के साथ साथ, यहां पर गलती से 2 बार प्लस का साइन लग गया, एक को हटा देते हैं। यहां पर इसको तो 0 रख ही रहे हैं, इस पूरे को 0 रख रहे हैं। साथ साथ मैं एक काम करूं, इन तीनों में से d कॉमन भी ले, d कॉमन आया तो क्या बचा, p प्लस क्यू माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से बनेगा p इज इक्वल टू क्यू, इसका कोई रेलेवेंस नहीं है वैसे, जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, ज्यादातर क्वेश्चन में तो दिया ही होता है कि p इज नॉट इक्वल टू क्यू, और p और q वैसे भी डिस्टिंक्ट टर्म्स हैं, सेम टर्म्स नहीं है, तो p इज नॉट इक्वल टू q यही रहेगा इसमें। दूसरी कंडीशन ये बची है हमारे पास। अब देखें, इसका यूज करके सीधा आंसर आ जाएगा, एक स्टेप में ही आंसर आ जाएगा, बल्कि आंसर तो आ चुका है, बस आपको देखना है, क्योंकि फाइंड क्या करना था हमें, देखते हैं। फाइंड करना था p प्लस क्यू टर्म। चलिए p प्लस क्यू टर्म का फॉर्मूला लगाते हैं। बस फाइंड करना था मुझे p प्लस क्यू टर्म, क्या होगा फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है a प्लस नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1, नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1 इंटू d। और आपको मैंने कहा था ना कि आंसर तो आ चुका है, बस हमें देखना है, ये बिल्कुल यही टर्म है, a प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, बिल्कुल सेम यही टर्म है जो हमने अभी यहां पर वैल्यू निकाली थी। इसकी वैल्यू क्या निकाली थी, 0, तो इसका आंसर क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। और ये भी प्रूव करने के लिए आता है, मैंने तो इसमें p प्लस क्यू टर्म फाइंड करने के लिए कहा था, इस क्वेश्चन में भी प्रूव करने के लिए आता है कि प्रूव दैट p प्लस क्यू टर्म इज 0। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूं जिसके ऊपर एमसीक्यू भी आ जाते हैं। p टाइम्स द p टर्म इज इक्वल टू q टाइम्स द क्यू टर्म, और प्रूव क्या किया हमने, p प्लस क्यू टर्म इज 0। देखिए इसके ऊपर एमसीक्यू कैसे बन सकता है। अभी अभी हमने इस बात का प्रूव किया है, इसका यूज देखो कैसे होगा। सपोज एक क्वेश्चन है कि 7 टाइम्स द 7th टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 15 टाइम्स द 15th टर्म ऑफ द सेम एपी। 7 टाइम्स द 7th टर्म इज इक्वल टू 15 टाइम्स द 15th टर्म, और पूछा हुआ है फाइंड द 22nd टर्म। तो इस तरह के क्वेश्चन में अगर ये पूछा जाए कि अगर आपको 22nd टर्म फाइंड करनी है तो 22nd टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी, सीधा 0 हो जाएगी, अगर एमसीक्यू में आता है। अगर एमसीक्यू में नहीं आता तो आपको प्रॉपर वर्किंग करनी पड़ेगी, इससे तो बहुत आसान होगी जैसे इस क्वेश्चन में किया हमने। लेकिन अगर एमसीक्यू में आता है तो p टाइम्स द p टर्म, देखो 7 टाइम्स द 7 टर्म, तो ये 7 तो बन गया p, q टाइम्स द q टर्म, ये बन गया q, तो p प्लस क्यू 7 प्लस 15 कितना आ गया 22, 22nd टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन के ऊपर एमसीक्यू वैसे कम ही आया आज तक, लेकिन बन सकता है। इस सेशन प्लेटर के तीनों क्वेश्चंस हमने कर लिए, तीनों क्वेश्चंस ही यूनिक और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इनको एक बार आप फिर से करके देखेंगे, जो भी डाउट आएगा आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।